Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss next antibiotic drug that is glycopeptides. तो हम लोगों ने अभी तक कई सारे एंटीबायोटिक ड्रग्स डिस्कस कर लिए, तो आज हम बात करने वाले ग्लाइकोपेप्टाइड की। तो जो ग्लाइकोपेप्टाइड जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं वो मेनली डिस्कवर किए गए थे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हो गए थे, तो उनके अगेंस्ट हम लोगों ने जो ड्रग डिस्कवर किया था, जिस ड्रग का फॉर्मेशन किया था वो थे ग्लाइकोपेप्टाइड ड्रग्स। तो मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो पेनिसिलिन जो अपना जो क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था उससे वो रेजिस्टेंस हो गए थे, तो उससे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये क्लास डिस्कवर किया था। तो ग्लाइकोपेप्टाइड जो डिस्कवर हुए थे वो हुए थे 1956 के अंदर। तो 1956 के अंदर जो पहला ड्रग था वो इनका था बेनकोमाइसिन। तो बेनकोमाइसिन इनका फर्स्ट ड्रग था जो 1956 के अंदर डिस्कवर किया गए थे। अब इनके अलग अलग एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो बेनकोमाइसिन है, टीकोप्लेनिन है, टेलावेंसिन है, डेल्वावेंसिन है और ओरिटावेंसिन है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके एग्जाम्पल को याद करने की एक ट्रिक बनाइए। जैसे वेनकोमाइसिन से मतलब वैन, जो गाड़ी नहीं होती वैन, ओमनी, वही वैन। तो वैन, टीकोप्लेनिन से ट्रेवल, और टेलवेंसिन से टू, और डेल्वावेंसिन से डी से दिल्ली, और ऑर्वावेंसिन ओ से मतलब उड़ीसा। तो वैन ट्रेवल टू दिल्ली एंड उड़ीसा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। ये जो वैन ट्रेवल टू दिल्ली एंड उड़ीसा, तो वैन से वैनकोमाइसिन, और ट्रेवल मतलब टी फॉर टीकोप्लेनिन, और टी फॉर टेलवेंसिन, डी फॉर डेल्वावेंसिन, और ओ फॉर ओरिटावेंसिन। तो इसके एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग वेनकोमाइसिन की। तो वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक ड्रग है, ग्लाइकोपेप्टाइड का एग्जाम्पल है। तो इट इज द बैक्टीरिसाइडल ड्रग, मतलब ये जो जितने भी ये ग्लाइकोपेप्टाइड ड्रग्स होते हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड के अंदर जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं वो सब बैक्टीरिसाइडल इन नेचर है, मतलब डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो वेनकोमाइसिन इज अ बैक्टीरिसाइडल ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, तो मोड ऑफ एक्शन है बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो हम लोगों ने अभी तक कई सारे एंटीबायोटिक ड्रग पढ़ लिए, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनका मोड ऑफ एक्शन है मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट कर, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है उसकी डेथ हो जाती। तो हम लोगों ने अभी तक कई सारे ड्रग पढ़े, जैसे पेनिसिलिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, कार्बाविनापाइंस हो गया। तो जितने भी ये सब ड्रग पढ़े, तो इनके अंदर जो ये सब ड्रग है ये सब भी ड्रग थे बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। तो इनके अंदर इनके जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी। तो बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी, उनका तो मोड ऑफ एक्शन यही रहता इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये ग्लाइकोपेप्टाइड ड्रग है, तो इनका भी जो मोड ऑफ एक्शन है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होगा जिन ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी। तो सबसे पहले होगा क्या, तो सबसे पहले होगा कि कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया की ये सेल वॉल है, ठीक है ना। जो सेल वॉल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मेनली बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, ग्लाइकोपेप्टाइड से, ठीक है ना। तो इसकी जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। जब ग्लाइकोपेप्टाइड से बनी हुई तो ग्लाइकोपेप्टाइड को बनने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके वो ग्लाइकोपेप्टाइड को बनने के लिए। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को डायरेक्ट जाके ब्लॉक कर देते। जब ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी तो जो ग्लाइकोपेप्टाइड है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, जो ग्लाइकोपेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरिया की शेप के लिए, साइज के लिए। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रप्चर कर जाएगा, उसके बाद बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसका मोड ऑफ एक्शन ही हमने बहुत ही शॉर्ट में बताया। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो लास्ट लेक्चर जो पेनिसिलिन वाला है उसके अंदर हमने मोड ऑफ एक्शन पूरा डिटेल में कराया, उस लेक्चर में जाके देख सकते हो, ठीक। अब बात कर रहे हैं इसकी जो वेनकोमाइसिन की और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। तो जो वेनकोमाइसिन ड्रग है हम लोग ओरल इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो हम लोग इसको ओरल रूट से देना प्रेफर नहीं करते, इसको मेनली हम लोग देते आईवी रूट से, इंट्रावेनस देते। ग्लाइकोपेप्टाइड को देने के दो या तो आईवी रूट से देते हम लोग या फिर आईएम रूट से देते, ये दोनों रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। तो अगर वेंकोमाइसिन की बात करें तो वेंकोमाइसिन हम लोग देते हैं मेनली आईवी रूट से। ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है तो उसकी एफिकेसी हम लोग को देखने को मिलेगा नहीं, बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, तो हम लोग ओरल रूट से उसको नहीं देते हैं, आईवी से देखते हैं। नेक्स्ट, इट्स एलिमिनेशन टी ऑफ इज 6 आवर। जो इसका टी ऑफ है वो 6 आवर है। इसका जो मतलब अमाउंट दे रहा है वो कितने टाइम में बॉडी के अंदर हाफ रिड्यूस हो गया, हाफ अमाउंट हो जा रहा, तो उसी को बोलते हैं टी ऑफ। तो 6 घंटे लगते हैं इसके अमाउंट को हाफ होने में, ठीक। तो इसका टी ऑफ है वो 6 आवर है। नेक्स्ट, इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय किडनी, मतलब किडनी से ही अनचेंज्ड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब बात कर रहे हैं इंडिकेशन, ये वेंकोमाइसिन ड्रग है उसको हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसीज कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हम लोग वेंकोमाइसिन ड्रग दे सकते हैं। तो सबसे पहले एमआरएसए इन्फेक्शन, जो एमआरएसए का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग को दे सकते हैं। मेथिसिलिन से स्टेफाइलोकोकस और ये जो बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस हो जाता है। मेथिसिलिन एक ड्रग है जो एग्जांपल है पेनिसिलिन का, ठीक है। तो पेनिसिलिन से ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यही ड्रग बनाए थे ग्लाइकोपेप्टाइड, तो उसका एग्जांपल हम लोग को देखने को मिल गया। तो एमआरएसए को ट्रीट करने के लिए हम लोग वेंकोमाइसिन देते हैं। एंटेरोकोकल एंडोकार्डियाइटिस, अब जो अपना हार्ट है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है एंडोकार्ड, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए जो बैक्टीरिया करता है उस कंडीशन, तो एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग वेंकोमाइसिन ड्रग देते हैं। नेक्स्ट, एलर्जिक पेशेंट, कोई पेशेंट एलर्जिक है मतलब ससेप्टेबल है टू एलर्जी, मतलब बहुत ज्यादा उसको जल्दी जल्दी उसकी बॉडी रिएक्ट करती है कोई भी मतलब फॉरेन सब्सटेंस से या फिर कोई भी ड्रग से, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग मतलब मेनली हाइपर सेंसिटिविटी, तो हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट, सेप्टिसीमिया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर दे तो इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग वेंकोमाइसिन ड्रग को प्रेफर करते हैं। अब बात कर रहे हैं डोज ऑफ द वेंकोमाइसिन, तो जो वेंकोमाइसिन ड्रग है उसका कितना डोज देते हैं, तो 500 mg देते हैं क्यूआईडी में, मतलब दिन में 4 बार। रूट इसका आईवी रूट है, ठीक है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी है, या फिर 1 ग्राम देंगे वीडी में, मतलब 24 घंटे में 2 बार, सुबह शाम, इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम लोग बीडी में 2 बार देंगे, ठीक है ना, और या फिर 500 mg देंगे क्यूआईडी में आईवी रूट से। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ द वेंकोमाइसिन, तो वेंकोमाइसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम वेंकोमाइसिन को हाई डोज में अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर नर्व डीपनेस और नर्व और रीनल डैमेज देखने को मिल सकता। अब जो डीपनेस है उसका मीनिंग क्या होता, मतलब जिसमें जो इनर ईयर होता अपना, वो इनर ईयर अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकती है, और किडनी भी डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से जो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी अल्टर्ड हो सकता है अगर इसको हाई डोज में दे रहे वेंकोमाइसिन को, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट, आईवी इंजेक्शन कैन कॉज फॉल इन बीपी डाउन हो सकता है एंड स्किन एलर्जी भी हो सकती है। अगर आईवी इंजेक्शन हम मेनली इसको आईवी देते हैं तो आईवी में कभी कभी चांसेस होते हैं किसी किसी पेशेंट को, जब भी हम लोग ये ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उस पेशेंट को कभी कभी बीपी उसका डाउन हो सकता है और स्किन एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट, रैपिड आईवी इंजेक्शन, अगर जब भी तुम एडमिनिस्टर कर रहे हो वेंकोमाइसिन किसी पेशेंट को तो बहुत फास्ट कर दिया, मतलब जो ड्रग है वो बहुत तेजी से हम लोगों ने एडमिनिस्टर कर दिया, तो उस कंडीशन में पेशेंट को फीवर आ सकता है, सर्दी लग सकती है, चिल्स हो सकता है और अर्टिकेरिया हो सकता है। अर्टिकेरिया मतलब स्किन की कंडीशन है जिसके अंदर जो अपनी स्किन है उस पर रेड पैचेस देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामिन है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, इसी की वजह से मतलब जो इन्फ्लेमेशन वगैरह और रेड पैचेस देखने को मिल सकते हैं, हिस्टामिन का रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जो वेंकोमाइसिन है उसके ये कुछ साइड इफेक्ट है 2-4। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं टीकोप्लेनिन, ठीक है ना, ग्लाइकोपेप्टाइड का नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज टीकोप्लेनिन। तो टीकोप्लेनिन एक न्यूअर ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक ड्रग है। और इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर है वेंकोमाइसिन की तरह, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्टिविटी सिमिलर टू द वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन की तरह इसकी एक्टिविटी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब बात करें इसकी रूट की, तो जो टीकोप्लेनिन ड्रग है वो मोस्टली आईवी रूट से
आईवी से नहीं दिया जाता, आईएम रूट से दिया जाता है मेनली, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर। अगर टी आप की बात करें तो टी आप इसकी बहुत ज्यादा है, 3 से 4 दिन है, ठीक, बहुत मतलब टी आप बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन है इसकी, 3 से 4 दिन लगते हैं ड्रग के रिड्यूस होके आधे अमाउंट में आने में बॉडी के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जब दोनों जो ये दोनों ड्रग है वो बिल्कुल सिमिलर है, वैनकोमाइसिन और टीकोप्लेनिन, तो हम लोग को वैनकोमाइसिन ही यूज करना चाहिए था, टीकोप्लेनिन क्यों यूज कर रहे? टीकोप्लेनिन हम लोग इसलिए यूज कर रहे कि जो वैनकोमाइसिन है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते, ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर है, बट जो टीकोप्लेनिन है उसके साइड इफेक्ट कम है और लेस टॉक्सिक इन नेचर है, ठीक है ना, तो ये लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू द वैनकोमाइसिन। इसी वजह से हम लोग वैनकोमाइसिन की जगह आज के टाइम पे टीकोप्लेनिन ड्रग यूज कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं इसके इंडिकेशन की, मतलब ये जो टीकोप्लेनिन ड्रग है किस किस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस, मतलब जो अपने हार्ट के जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए उस कंडीशन में दे सकते। एमआरएसए को ट्रीट करने के लिए हम लोग दे सकते। ऑस्टियोमेलाइटिस, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बैक्टीरिया वायरस हो गए, वो मतलब बोन के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दे, इन्फ्लामेशन कॉज कर दे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस। बोन के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कॉज करे बैक्टीरिया वगैरह, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग टीकोप्लेनिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। अब सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस क्या कंडीशन होती है? जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, सर्जिकल प्रोसेस चल रहा होता, तो जिस साइड पे सर्जरी हो रही होती, मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे सर्जरी हो रही होती, उस सर्जिकल साइड है वहां पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टीकोप्लेनिन को यूज करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। अब बात करें इसके डोज की, तो कितना डोज देना चाहिए? तो 400 mg देनी चाहिए फर्स्ट डोज, देन 200 mg आईएम और आईवी। अगर मॉडरेट इन्फेक्शन है, ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में पहले दिन तो जो पहला दिन होगा उसमें 400 mg ड्रग देंगे, फिर उसके बाद 200 mg देंगे आईएम और आईवी। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो उस कंडीशन में हम लोग 400 mg डोज देंगे 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में 3 बार देंगे 400 mg, फिर उसके बाद हम लोग देंगे 400 mg डेली, समझ आया। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो उस कंडीशन में 400 mg जो ड्रग है एडमिनिस्टर करेंगे 12 घंटे में 3 बार, फिर उसके बाद मतलब फिर उसके नेक्स्ट डे हर उसके बाद डेली हम लोग 400 mg करेंगे। तो ये था इसका डोज। नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज क्लोरामफेनिकोल। तो क्लोरामफेनिकोल वाज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुले इन 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी इस जो क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर की गई थी, ठीक। तो जो डिस्कवर की गई थी वो एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुले। इस बैक्टीरिया से क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग है उसको ड्राइव किया गया था, इस एंटीबायोटिक को इसी से ड्राइव किया गया था। नेक्स्ट, इट इज रेयरली यूज ड्यू टू द फैटल साइड इफेक्ट। मतलब जो ये क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो आज के टाइम पे बहुत कम ही यूज किया जाता है, बहुत कम ही इसका यूज देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो बोन मैरो सप्रेशन बहुत ज्यादा बोन मैरो सप्रेशन कराता है। जब बोन मैरो सप्रेस हो जाएगी तो इसके बाद जो अपने जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उन सबका भी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो जो इसका ये साइड इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेस कर देता, इसी की वजह से हम लोग इस ड्रग को बहुत कम यूज करते हैं। अब बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन को, तो मोड ऑफ एक्शन इसका है मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस है उनको इनहिबिट कर देता है। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता उसको इनहिबिट कर देता। अब जैसे चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल हो, सबको प्रोटीन की नीड है, क्योंकि अपना जो मसल्स हैं, अपनी बॉडी के मसल्स वगैरह और भी जो वाइटल फंक्शन है वो प्रोटीन पे ही डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ही जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए प्रोटीन की नीड है। ट्रांसलेशन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, RNA DNA फॉर्मेशन करने के लिए बैक्टीरिया को भी प्रोटीन की नीड होती है। तो जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो इसके जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देता। उसके बाद जो इसके बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर शो करता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है वो होता कहते हैं, तो जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कराता है राइबोसोम। तो राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, एक तो 30S यूनिट होती है, एक तो 50S यूनिट होती है। जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो मेनली एक्ट करता है 50S राइबोसोम की यूनिट पे, जो सब यूनिट होती 50S राइबोसोम उस पे एक्ट करता है। तो एक्ट करता कैसे है? तो 2 यूनिट हो गई, एक तो 30S है, एक तो 50S है। तो क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग है वो एक्ट
करेगा आगे 50s यूनिट पे। तो 50s यूनिट पे दो साइड होती है, एक तो ए साइड होती है, एक पी साइड होती है। ए साइड को बोलते हैं एक्सेप्टर साइड। तो ए साइड पे हम लोग का प्रेजेंट रहता है mRNA tRNA वगैरह, और यहीं पे जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और जो पी साइड है, पी साइड पे जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, नेसेंट मतलब न्यूली फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे पी साइड पे होता है, और जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो टीआरएनए वगैरह एमआरएनए वगैरह, जो इनका फॉर्मेशन है वो इस साइड पे होता है। तो अब एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके बाद ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक एंजाइम, जिसको बोलते हैं पेप्टाइल ट्रांसफरेज। जो एक एंजाइम है पेप्टाइल ट्रांसफरेज, पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होती है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके बाद ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो जो क्लोरमफेनिकोल है, ये जो ड्रग है वो इसी एंजाइम पे आके एक्ट करते, और इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन में और अमीनो एसिड के, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को ये लोग रोक देते हैं। उस जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी और बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर देखने को मिलेगा इस ड्रग का। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो मतलब ये कैसे होता, तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन स्टेप वाइज हम लोग मैंने बताया, एक बार देखते कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या, तो पहले स्टेप के अंदर होता क्या, जो ड्रग है वो किसी पर्सन ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद जो बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन होती उस पे पोर और चैनल प्रेजेंट होते, उसके तरह जो ड्रग है वो एंटर हो जाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर। जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो चलती है राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम में। तो राइबोसोम में दो यूनिट होती है 50s और 30s। तो जब बैक्टीरिया की सेल बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तक, उसके बाद बाइंड करेगा, बाइंड टू 50s राइबोसोमल सम यूनिट। जो राइबोसोम की 50s यूनिट है उस पर जाके बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो इन्वेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन्वेट करेगा, कौन से एंजाइम को इन्वेट करेगा, पेप्टाइल ट्रांसफरेज। जो पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इन्वेट कर देगा। अब इसकी एक्टिविटी, इसका मोड ऑफ मतलब इसका वर्क और एक्शन क्या रहता, जो पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसका काम होता बॉन्ड फॉर्मेशन कराना। कौन सा बॉन्ड बनाती है, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनाती है, जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन और अमीनो एसिड, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती, फिर उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता। तो ये जो ड्रग है वो इन्वेट कर देता है, पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इन्वेट कर देता है। उसके बाद जो पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है वो बॉन्ड बनता ही नहीं है। जब बॉन्ड बनता नहीं है तो जब बॉन्ड बनेगा नहीं तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो ये थर्ड स्टेप था। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ब्लॉक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब इस एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक होगी तो उसके बाद क्या होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी नहीं मिलेगा। तो ब्लॉक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा तो अल्टर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी वो भी अल्टर्ड हो जाएगी, प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस हो नहीं पाएगी। उसके बाद जो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर है वो देखने को मिलेगा। अब कभी कभी होता क्या है, अगर इस ड्रग को हाई अमाउंट में ले लिया तो ये तो जो पूरा एक्शन हो रहा था वो किस पे हो रहा था, बैक्टीरिया के सेल पे। अगर तुमने अगर इस जो ड्रग है इसको हाई अमाउंट में ले लिया, हाई डोज में ले लिया, तो जो ह्यूमंस होते हैं तो ह्यूमन के सेल भी अफेक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस चल रही होती है नॉर्मल सेल में, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी अफेक्ट हो जाती। तो ये इसका साइड इफेक्ट भी है क्लोरमफेनिकोल का। बैक्टीरिया के सेल की तो कर ही रहा, इसके अलावा अगर हाई डोज में ले रहे तो जो भी होस्ट सेल है उसको भी अफेक्ट करेगा, जो कोई भी इंडिविजुअल है जिसने हाई अमाउंट में ले लिया उसको भी अफेक्ट करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट, क्लोरमफेनिकोल इज प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। तो मतलब इसका जो नेचर है बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है, जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बट अगर हाई अमाउंट में ले रहे हैं तो हाई अमाउंट में ले रहे हैं तो बैक्टीरियासाइडल भी इफेक्ट शो करता है। और हाई अमाउंट में अगर ले लिया तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होती उसको भी अल्टर करता है, उसको भी अफेक्ट कर देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। अब मतलब कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से बैक्टीरिया में हम लोग इस ड्रग को यूज करते हैं, तो साल्मोनेला टाइफाइड है उसमें कर सकते, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की कंडीशन है, कोई बैक्टीरिया जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो कोई डिजीज कॉज कर रहा है उसमें उसको ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, तो इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ क्लोरामफेनिकोल। तो इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ओरल रूट। तो गुड एब्जॉर्प्शन बाय ओरल रूट, तो ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता तो मेनली हम लोग इस ड्रग को ओरल रूट से ही देते हैं, आईवी और आईएम नहीं प्रेफर करते, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट क्रॉस प्लेसेंटा एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। बीबीबी को भी क्रॉस कर देता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देता है। नेक्स्ट, इट इज सिक्रेटेड इन बाइल एंड मिल्क। जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो जो बाइल है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है, और मिल्क इनमें भी सिक्रीट हो जाता है। अगर प्लाज्मा टी आपकी बात करें तो इसकी 3 से 5 आवर है, ठीक, 3 to 5 आवर प्लाज्मा टी आप। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है और एक्सक्रीटेड होता है थ्रू किडनी और यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसकी डोज की, जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है उसका कितना डोज देते हैं। जो रूट है वो तो मेनली ओरल रूट से इसको देते ही हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में हम लोग 250 से 500 mg देते हैं 6 आवरली, मतलब QID 24 घंटे में 4 बार, ठीक। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में 25 से 50 mg पर kg पर डे देते हैं 6 आवरली, QID मतलब, ठीक है ना, 24 घंटे में 4 बार। अब बात करें इसकी साइड इफेक्ट की, जो इसका मेजर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन एक ही बात होती है। तो बोन मैरो को सप्रेस कर देता है क्लोरामफेनिकोल ड्रग। तो अगर बोन मैरो सप्रेस हो जाएगी तो बोन मैरो का मेनली फंक्शन क्या होते हैं, बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जब बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी तो एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, पैनसाइटोपिनिया हो सकती है, ल्यूकोपिनिया की कंडीशन हो सकती है। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो WBC भी कम हो जाएंगे, RBC भी कम हो जाएंगे, और प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे। तो एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया ये सब देखने को मिल सकता है। तो इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करा सकता है, रैसेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं बॉडी के ऊपर, अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब भी साइड इफेक्ट हैं, ये सब देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें इसके इंडिकेशन की, जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो किस किस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। बीबीबी को क्रॉस कर देता तो इसके तो ये मेनिंजाइटिस कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है, जो ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं 3, DAP, डायमीटर, एरिथ्रोमीटर, पायोमीटर, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते। आई एंड ईयर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका आंख के अंदर या फिर कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है ये क्लोरामफेनिकोल, आई के लिए, और जो ईयर के लिए ईयर ड्रॉप और ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है। तो इनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्लोरामफेनिकोल का ड्रग का यूज करते हैं। आंख और कान में इन्फेक्शन हो जाए और एंट्रिक फीवर हो जाए, टाइफाइड को हम लोग बोलते हैं एंट्रिक फीवर, तो टाइफाइड को कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी को मतलब जो एंट्रिक फीवर है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्लोरामफेनिकोल ड्रग को। अब बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस कंडीशन में हम लोग नहीं दे सकते। हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट हो जाए, या तो मतलब लीवर में कोई इम्पेयरमेंट हो जाए, लीवर अफेक्ट हो, लीवर में डैमेज है, अफेक्ट है, या फिर किडनी हम लोग की डैमेज है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस ड्रग को नहीं देंगे। नेक्स्ट, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हम लोग नहीं देते। लैक्टेशन में क्योंकि मिल्क के अंदर ही सिक्रीट होने लगता है तो बच्चे पे मतलब इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो लैक्टेटिंग मदर में और प्रेगनेंसी कंडीशन में भी हम लोग इस ड्रग को नहीं देते हैं। तो आज ये दोनों जो एंटीबायोटिक है वो कंप्लीट हो गए। एक तो क्लोरामफेनिकोल कंप्लीट कराई है, दूसरी ग्लाइकोपेप्टाइड, ये दोनों जो एंटीबायोटिक वो आज के लेक्चर में कंप्लीट कराए। और जो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।